चलो बच्चा लोग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा भाई साहब, Jan 25 का आप लोगों का अटेम्प्ट है। अभी मैं आप लोगों को बच्चा स्टार्ट करने जा रहा हूं थोड़ा सा अकाउंट्स का पॉइंट, राइट। अभी आज फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैं आप पे ज्यादा बर्डन नहीं डालूंगा एंड वील बी स्टार्टिंग ओनली विद अकाउंट्स टुडे। फिर कल हम थोड़ा सा मैथ्स करेंगे और फिर हम धीरे धीरे बच्चा दोनों सब्जेक्ट पे आ जाएंगे। फिर थोड़े दिनों के बाद आपका एक सब्जेक्ट और स्टार्ट हो जाएगा, राइट, दैट विल बी इको या लॉ। फिर एक टाइम आएगा भाई कि आपके चारों सब्जेक्ट चल रहे होंगे, मतलब विद इन अ वीक और 10 डेज आपके चारों सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। अभी बच्चा मैं आपको थोड़ा सा पहले बताने जा रहा हूं भाई कि जो बच्चे भाई जानते हैं सीए फाउंडेशन का अकाउंट्स, अब अकाउंट्स बेसिकली सबसे पहले इसका समझो कि इसका पेपर पैटर्न कैसा होता है। जो मेन चीज समझने वाली है अकाउंट्स के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, ठीक है। समझिए, सबसे पहले बेटा इसमें जो अकाउंट्स जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, एक बात दिमाग में रखना, आपके पास अकाउंट्स के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन होता है 20 मार्क्स का। याद रखेंगे, अकाउंट्स का पेपर 1 दैट डिनोट्स अ कंपलसरी क्वेश्चन ऑफ 20 मार्क्स। 20 नंबर का एक कंपलसरी क्वेश्चन होता है अकाउंट्स के पेपर के अंदर, राइट। अच्छा, जिसमें जो आपके पास याद रखना पहला क्वेश्चन होगा उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स ईच के। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा बच्चों, याद रखना 6 क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच, और ये सारा थ्योरी बेस्ड होता है। इसमें बेसिकली बच्चा हम लोग क्या कवर करते हैं? ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। इसमें हम लोग क्या कवर करते हैं? सारा का सारा ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस। ये पूरे सिलेबस में जो थ्योरी होती है उसमें से कवर होता है। तो जिन लोगों को बेटा ये नहीं पता ना, ये पेपर पैटर्न नोट कर लेना और याद रखना कि भाई सबसे पहले तो सारे बच्चों को याद रखना है कि एक अलग से अकाउंट्स की कॉपी लगानी है, एक रजिस्टर आपका अकाउंट्स का अलग से लगना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। सो हमारे पास क्या कहानी है? 6 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच थ्योरी। देन सेक्शन 2 में आपके पास बच्चा वहां पर क्या होगा? एक क्वेश्चन होगा 4 नंबर का, वो थ्योरी या प्रैक्टिकल हो सकता है। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है बेटा, पहला क्वेश्चन का जो पहला सेक्शन होता है वो 12 नंबर का होता है। फिर सेक्शन 2 का पहला क्वेश्चन 4 नंबर का, सेक्शन 3 का पहला क्वेश्चन बेटा 4 नंबर का, थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो याद रखेंगे 12 4 16, 16 4 20, ये आपका कंपलसरी पेपर में पहला क्वेश्चन आता ही आता है। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज कंपलसरी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो सारे बच्चे याद रखना, ये हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होगा। तो इसमें जनरली पहला क्वेश्चन थ्योरी, सेकेंड वाला जो सेक्शन होगा इट कैन बी थ्योरी और प्रैक्टिकल, और थर्ड वाला बच्चा थ्योरी और प्रैक्टिकल में से कोई भी एक आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, इसके बाद आपको मैं छोटा सा फंडा और बताता हूं। इसके बाद बच्चा आपके पास ना आगे और 5 क्वेश्चन आपको लिखे होंगे। 5 क्वेश्चन में से वो आपने 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और आपने एनी 4 करने हैं। अब देखो 100 मार्क्स का पेपर कैसे कवर हुआ आपका, सोचो। 20 मार्क्स आपके इसके खत्म हो गए और 20 करके बेटा 4 क्वेश्चन 80 मार्क्स ही हो गए। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन इज कंपलसरी। जो उसके बाद के क्वेश्चंस हैं उनमें आपको चॉइस मिलती है, बट याद रखना एक्सटर्नल चॉइस होती है, इंटरनल चॉइस नहीं होती। यू ऑलवेज हैव एक्सटर्नल चॉइस, इंटरनल चॉइस नहीं होती इसके अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। कहने का मतलब, मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल देता हूं बेटा, वो लास्ट सीट पे बैठ जाइए। मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं बेटा, इंटरनल चॉइस एक्सटर्नल चॉइस का मतलब। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर 1 इट इज कंपल्सरी, राइट। इसमें जनरली 3 सेक्शंस होंगे, याद रखना, दैट विल बी सेक्शन 1,
सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। मतलब सपोज कर लो मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट इस तरीके से आता है। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। सी बिफोर वी स्टार्ट द सब्जेक्ट ना, वी शुड एक्चुअली नो अबाउट द सब्जेक्ट। हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि सारे बच्चों ने +1 +2 में तो अकाउंट्स करा होता है, दैट इज फाइन। बट द पॉइंट इज यहां पर पेपर पैटर्न क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो जैसे अब सपोज जो क्वेश्चन नंबर 1A होगा ना, इसमें 6 क्वेश्चंस होंगे आपके 2 मार्क्स ईच के। जो आपके पास क्वेश्चन 1 का बी होगा, क्वेश्चन 1 का बी याद रखना वो जनरली एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और ये 4 मार्क्स का थ्योरी या प्रैक्टिकल में से कोई भी हो सकता है। इट कैन बी आइदर थ्योरी और प्रैक्टिकल। इसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का सी होगा, ये 4 मार्क्स का आपके पास थ्योरी या प्रैक्टिकल में से कोई भी हो सकता है। इट कैन बी आइदर थ्योरी और प्रैक्टिकल। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो याद रखना भाई, इट कैन बी आइदर थ्योरी और प्रैक्टिकल, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास आता है, अब सपोज कर लो 2 का इस तरह से आ सकता है, मान लो 2 पार्ट्स हैं। मान लो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 10 मार्क्स का ये हो गया और 10 मार्क्स का ये हो गया, ऐसे करके 20 मार्क्स। पहला क्वेश्चन 20 मार्क्स जो कंपलसरी है, ऑब्वियसली पूरा 20 मार्क्स का, 12-4-4 का रेशियो होता है बेटा इसके अंदर। सेकंड में 20 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, सपोज 2 के आपके ए और बी पार्ट हो गए। अब तुम ये नहीं कर सकते, सपोज कर लो मैं कहता हूं क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 3 कैन बी ए बी सी। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी 10 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, अगेन 20 मार्क्स। अब बच्चा ये नहीं कर सकता चॉइस में कि मैं 2 का ए कर लूं, 3 का ए और बी कर लूं, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपने क्वेश्चन 2 सिलेक्ट करा तो आपको ए और बी दोनों ही करने पड़ेंगे। अगर आपने सपोज क्वेश्चन 3 सिलेक्ट कर लिया तो क्वेश्चन 3 का आपको ए बी सी तीनों करना पड़ेगा। अब यह नहीं कर सकते कि मैं कोई एक करके बाकी छोड़ दूं, याद रखना। अच्छा, नेक्स्ट सपोज क्वेश्चन 4 आ गया, क्वेश्चन 4 में फिर से कोई ए और बी पार्ट हो गए 10 मार्क्स के, मतलब इस तरीके से डिवाइड होता है। अच्छा, यह भी पॉसिबल है, सपोज क्वेश्चन 5 आ गया, क्वेश्चन 5 में एक 15 नंबर का क्वेश्चन आ गया और एक 5 नंबर का क्वेश्चन आ गया, मतलब उन्होंने 20 नंबर हर एक सेक्शन को करना ही करना है। मोटिव क्या है? हर सेक्शन 20 नंबर का, हर सेक्शन 20 नंबर का। अच्छा, फिर आपके पास क्या होता है भाई कि एक क्वेश्चन नंबर 6 होगा, वो 6 जो होगा उसमें ए और बी पार्ट हो गए, मान लो 10 और 10 ईच के फॉर एग्जाम्पल। तो मैं आपको जनरली ये बता रहा हूं। अब जैसे सपोज कर लो बेटा, वन तो करना ही करना है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5 और 6 है, इनमें से हम कोई भी 4 सेलेक्ट कर सकते हैं। जब आप इनमें से कोई भी 4 सेलेक्ट करोगे बेटा, 4 इंटू 20, 80 नंबर हो गए बेटा, सेकेंड सीट पर आ जाए। 4 इंटू 20, 80 नंबर ये हो गए, और इसके अलावा 20 नंबर ये वाला क्वेश्चन, तब जाके पेपर 100 नंबर का बनता है। अगर आपको छोड़ना है तो आपको पूरा का पूरा या तो क्वेश्चन 2 छोड़ना पड़ेगा या क्वेश्चन 3 छोड़ना पड़ेगा। अगर मान लो सपोज आपने 6 छोड़ना है तो आपको 6 का पूरा पोर्शन छोड़ना पड़ेगा। अब ऐसे नहीं कर सकते मुझे ए आता है, बी आता है। अच्छा, कुछ महान बच्चे, सर मेरे को ना 5 का ए आता है और 6 का बी आता है, मैं ऐसे कर सकता हूं 20 मार्क्स पूरे कर लूंगा? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। इज दिस क्लियर? सो याद रखना, यू हैव एक्सटर्नल चॉइस, यू डोंट हैव इंटरनल चॉइस, इसको मत भूलना। ओके, नेक्स्ट जो आपको समझना है बच्चा, कि एक चीज दिमाग में रखना, मैं तुम्हें लाइक वहां पर क्लास के नोट्स दूंगा,
जो कि तुम लोग के लिए बहुत रेलिवेंट होंगे, याद रखना, वेरी वेरी रेलिवेंट। इसके अलावा ऑब्वियसली यू विल गेट अ बुक, आईसीएम बुक। हम लोग 3 चीजों से पढ़ने वाले हैं, क्लास नोट्स, आईसीआई बुक प्लस आईसीएम बुक। आपके पास बच्चा 3 चीजें होंगी, ये 3 चीजों से आपने सारी पढ़ाई कवर करनी है और इसी में से पेपर आएगा। क्लास नोट्स, आईसीआई बुक, आईसीएम बुक, याद रखना। हां जी बच्चों, एवरीबडी इज क्लियर व्हाट इज अकाउंट्स? ठीक है, पेपर पैटर्न क्या है? अच्छा, अब सारे बच्चे मुझे एक बात बताओ, तुम लोग सीए करने के लिए आ गए, तुम्हें सीए के बारे में सारा कुछ पता है? सीए होता क्या है? एवरीवन नोज इट बेटा? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फुल फॉर्म नहीं पूछ रहा भाई, सारे बच्चों को पता है सीए है, होता क्या है, सीए करता क्या है। देखो थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं। आप लोग के 3 लेवल्स होंगे, फाउंडेशन, इंटर, फाइनल। ठीक है, यूल हैव 3 लेवल्स। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं बच्चा आपके कोर्स के बारे में। जो सीए का कोर्स है आपका, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल। जो फाउंडेशन होता है इसके अंदर 4 सब्जेक्ट्स हैं। एक आ गया अकाउंट्स, एक आ गया मैथ्स, ये बच्चा आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लॉ और इको, ये आपको बेटा डिफरेंट टीचर्स पढ़ाएंगे, ये 2 अलग अलग टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाएंगे। पासिंग परसेंटेज कितना होना चाहिए? 200 नंबर का आपका कम से कम पास होना जरूरी है। मतलब 400 नंबर का टोटल पेपर, उसमें से 200 आपके आने जरूरी है। इज दिस क्लियर एवरीवन? 50%। बट इसमें एक कंडीशन है, एटलीस्ट 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। मतलब अगर आपके किसी भी, मान लो किसी बच्चे के 219 आ गए और एक सब्जेक्ट में 40 से नीचे है, वो पूरा फाउंडेशन फेल है। याद रखना, 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, दिस इज अ कंपल्सरी पार्ट। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, सपोज कर लो आपके, अगर मान लो बेटा 40 मार्क्स आ गए हर एक सब्जेक्ट में और 200 बना एग्रीगेट, तो आप पास है, राइट। मोर ओवर, इसमें एक बात और दिमाग में रखनी है, मैथ्स का पेपर एमसीक्यू बेस्ड है, मतलब जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव पेपर है। इको का पेपर एमसीक्यू बेस्ड है। अकाउंट्स सब्जेक्टिव पेपर है, 100 नंबर का डिटेल पूरा लिखना है। और लॉ आपका पूरा सब्जेक्टिव पेपर है, जो 100 नंबर का आपने डिटेल लिखना है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, ये बात दिमाग में रखेंगे। इंटर के अंदर आपके 2 ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2। इसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं। मैं अभी आपको इसके नाम बता के आपका टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, क्योंकि जब आप पहले फाउंडेशन पे फोकस करेंगे, जब आप क्लियर होंगे, उसमें आपको आगे अपने आप पता लग जाएगा। इसमें भी 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। सेम गोज विथ फाइनल। फाइनल के भी 2 ग्रुप्स हैं बेटा, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स ईच है। तो थोड़ा सा ये कोर्स का आपको ओवरव्यू दे रहा हूं। इसमें भी सेम फंडा होता है कि आपको 50% हर ग्रुप में चाहिए, विद एटलीस्ट 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है बच्चा लोग, तो ये फंडा दिमाग में रख लेना, एटलीस्ट मुझे 40 मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में चाहिए ही चाहिए। हाँ जी, एनी डाउट्स और क्वायरीज रिगार्डिंग सीए क्या होता है? सारे बच्चों को पता सीए काम क्या करता है? एवरीवन नोस। बचपन में सिखाया जाता मुनीम अकाउंटेंट, नहीं बेटा सीए अकाउंटेंट नहीं होता। याद रखना, सीए के अंदर आपको छोटा सा फंडा बता देता हूं बेटा। आप जब सीए बनना चाहते हो ना, तो सीए के काम के अंदर बहुत सारी चीजें होती है। जैसे मान लो बेटा
फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, वो प्लानिंग करता है, फाइनेंशियल पॉलिसीज बनाता है। सीए के कोर्स के अंदर आपको ऑडिट भी आना चाहिए। ऑडिट करना मतलब होता है अकाउंट्स को चेक करना, कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट लॉज, टैक्सेशन में एक्सपर्टीज आती है। तो ये बहुत सारे काम है जो सीए करता है। मतलब सीए का काम सिर्फ ये नहीं कि हमने वहां पर जैसे तो ना हमारे दुकानों में मुनीम होते थे, बेटा वो सीए नहीं होते, याद रखना, ठीक है। ओके, चलिए बेटा, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम थोड़ा सा अकाउंट्स का, पहले हमारा मोटिव क्या आज का, अकाउंट्स, ठीक है। सो हम लोग बच्चा एक काम करते हैं, विदाउट डिले अपने अकाउंट्स के थोड़े से सिलेबस को अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है। मेरे साथ लिखें बच्चा, सीए फाउंडेशन अकाउंट्स जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली आपका सिलेबस है क्या, लिखते जाइए। सबसे पहले आपको करना है बच्चा बेसिक थ्योरी चैप्टर्स। देखो मैं सिलेबस का ना सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं, मैं डिटेल में नहीं लिखूंगा, आई एम जस्ट गिविंग यू सिलेबस का ओवरव्यू, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चा आपके क्या होते हैं, बेसिक थ्योरी चैप्टर्स। बेसिक थ्योरी चैप्टर्स अकाउंट्स क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो आप लोग क्लास 11 में करते हो, प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, ये सारे चैप्टर्स इसमें आते हैं। बेसिक थ्योरी टॉपिक्स जिसको हम बोलते हैं। फिर अकाउंट्स का जो आपका फेवरेट चैप्टर होता है, थोड़ा सा बेस, जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिडरी बुक्स। जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस एंड सब्सिडरी बुक्स, ये हमारा सारा का सारा बच्चा पूरा का पूरा बेसिक वाला पार्ट रहेगा। इसके अलावा बीआरएस, बीआरएस का फुल फॉर्म बच्चा, अच्छा कोई आप में से नॉन मेडिकल बैकग्राउंड का तो नहीं है ना? नॉन मेडिकल है बच्चा आपका? कुछ अकाउंट्स करा हुआ पहले आपने? आपने तो कर लिया ना, हाँ जी। प्लस 1 प्लस 2 में आपने अकाउंट्स नहीं करा, बट अकाउंट्स का थोड़ा बेसिक पता है आपको, ठीक है। किसमें करा हुआ, मतलब वैसे आपने जनरली सीखा हुआ है कि कोई प्रॉपर, मतलब जैसे बी, ठीक है। बीआरएस का फुल फॉर्म सारे बच्चों को पता है, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये हमारा एक चैप्टर रहेगा। अच्छा, एक चैप्टर बच्चा हमारा रहेगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। भाई अब आप कहां से मेडिकल रहे ढक्कन, आपको तो कॉमर्स में कन्वर्ट कर दिया, पूरा पूरा बेसिक आपने कर लिए। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, आगे नेक्स्ट डेप्रीसिएशन, नेक्स्ट आगे इन्वेंट्रीज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों के लिए बिल्कुल नया है, इट्स एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक, ये पहले नहीं करा हुआ हम लोगों ने, एब्सोल्युटली नया टॉपिक बेटा, इन्वेंट्रीज। डन, नेक्स्ट आगे देखते जाइए बच्चा। इन्वेंट्रीज के बाद आप लोग अपने टॉपिक पर आ सकते हो। जैसे अभी देखिए कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे और बहुत स्कोरिंग है, इसको हम कहते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स। ये भी आप लोगों के लिए टॉपिक बिल्कुल नया है, एब्सोल्युटली न्यू टॉपिक, अकाउंट्स फ्रॉम इनकंप्लीट रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट बच्चा, आपको एक टॉपिक आपने कभी सुना होगा, फाइनल अकाउंट्स, या जिसको हम कहते थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
अच्छा, एक चीज और, फाइनल अकाउंट्स हमारे सिलेबस में सिर्फ मैक्सिमम बेटा एक सोल ट्रेडर्स का है, प्लस जो एक थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है वो है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज का। ये जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वाला है, ये मतलब जो इंडस्ट्रीज बनाती फाइनल अकाउंट्स, जैसे फैक्ट्री वगैरह हो गई, ये नया है। फाइनल अकाउंट्स का जो सोल ट्रेडर है वो आपने थोड़ा क्लास 11th में करा होता है, बट जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वाला है वो हमने नहीं करा होता, वो हमने अच्छे से करना है इसमें। नाइन्थ एक टॉपिक है बच्चा, एनपीओ। एनपीओ इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। ये पहले किसी टाइम पे बच्चा +2 में या +1 में होता था, अब नहीं है, तो मेरे ख्याल आप लोगों ने पहले इसको भी नहीं करा होगा, तो ये बिल्कुल आपके लिए नया टॉपिक हो जाएगा। अच्छा, फिर एक टॉपिक हमारे पास होगा भाई साहब, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है भाई, ये भी किसी टाइम पे +1 में सिखाते थे, कुछ बच्चों ने करा होता और कुछ बच्चों ने नहीं करा होता, तो इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए नया हो जाएगा। जितने नए टॉपिक्स हैं उनको देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं पूरा प्रॉपर्ली, कि ये बिल्कुल हमारे लिए नए टॉपिक्स होंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ओके, देन वी हैव पार्टनरशिप। आप लोग में से बेटा बहुत सारे बच्चे +2 में पार्टनरशिप कर आए हो। पार्टनरशिप में एज यू नो हमारे पास 4 टॉपिक्स होते थे। एक होता था बेसिक्स और गुडविल, जिसको हम कहते थे फंडामेंटल्स और गुडविल, ठीक है। फिर आपके पास इसमें आप चेंज इन रेशो भी डाल सकते हो, चेंज इन रेशो के कॉन्सेप्ट भी हम लोग यहां पे सीखेंगे। देन वी हैव एडमिशन, then we have retirement and death, and we have dissolution. Now mark it up, रिटायरमेंट और डेथ में काफी कुछ नया है विच वॉज नॉट डन इन +2। डिसोल्यूशन में काफी कुछ नया होगा विच वॉज नॉट डन इन +2, याद रखना। तो पार्टनरशिप में थोड़ा बेसिक को छोड़ दें, तो जब हम आगे आएंगे रिटायरमेंट के बाद वाले टॉपिक्स, काफी कुछ नया है विच वॉज एक्चुअली नॉट कवर्ड इन +2। देन वी हैव कंपनी अकाउंट्स। अब देखो बच्चा, जो कंपनी अकाउंट्स है ना, कंपनी अकाउंट्स को हम लोग 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसमें टॉपिक आता है शेयर कैपिटल, एक आता है डिबेंचर्स। भाई एक टॉपिक आ गया शेयर कैपिटल, नेक्स्ट इज डिबेंचर्स। अच्छा, इसमें हम पहले बात करते हैं इशू की। अब एक कहानी इसमें और आती है जो आपने पहले कभी नहीं करी होती, दैट इज कॉल्ड एज रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। You have not done this topic before. Redemption of preference shares. फिर इसी में एक टॉपिक आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये भी बहुत सारे बच्चों के लिए बिल्कुल नया टॉपिक होता है, नॉट डन बिफोर। एंड लास्ट इज बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। ये बच्चा टॉपिक भी हमारे लिए बिल्कुल नया है। तो यू कैन सी
except the basics, we have lot of new things to be covered in CA Foundation, which was untouched before, जो हम लोगों ने पहले कभी नहीं करे हुए. ओके बेटा, सारे बच्चों को थोड़ा सिलेबस पता लग गया, राइट? अच्छा, अब मैं एक काम करूंगा भाई, आज मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा बिल्कुल बेसिक से, और मैं मान के चलूंगा भाई कि तुम लोगों को अकाउंट्स में कुछ नहीं आता. तो पहले बच्चा, मैं आपको ना थोड़ा सा पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं. हम लोग एक मान के चलेंगे भाई कि अकाउंट्स का बेसिक तुम्हें नहीं आता, तो हमारी आज की क्लास बिल्कुल अकाउंट्स के बेसिक के ऊपर रहेगी. इससे क्या होगा भाई, थोड़ा टेस्टिफाई हो जाएगा तुम्हें कितना अकाउंट्स का बेसिक आता भी है, राइट? चलिए हेडिंग लिखते हैं. हमारी हेडिंग है बच्चा, बेसिक्स ऑफ अकाउंटेंसी. देखो बच्चा, अकाउंटेंसी के बेसिक को करने के पहले आपको याद रखना है, इसको हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं. नंबर 1, which is called as personal account, and number 2, which is called as impersonal account. एक हमारे पास क्या होता है, पर्सनल अकाउंट. बेटा जिसको आता है तब भी नोट्स बनाते जाना, रुकना नहीं, डोंट स्टॉप राइटिंग. ये मत करना कि सर हमें आता है तो हम नोट्स नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं करना. आता होगा तब भी नोट्स बनाना, नोट्स प्रॉपर्ली बनाने, हर चीज काम आती है बाद में. पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट. अब तुम्हारा सवाल, सर पर्सनल अकाउंट क्या होता है, अभी बताता हूं. बेटा पर्सनल अकाउंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. एक नेचुरल पर्सन्स अकाउंट, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. एक आता है बच्चा नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. इम्पर्सनल अकाउंट 2 फॉर्म में होता है. एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट. बच्चा impersonal account is always in 2 forms, real account and nominal account. ये याद रखना, real and nominal. Okay, now what is natural person? हम लिखेंगे बेटा, this account relates to humans. जितने भी अकाउंट इंसानों से रिलेट करते हैं हम उसे कहते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट. ऑल अकाउंट्स विच रिलेट्स टू ह्यूमंस आर नोन एज नेचुरल पर्सन अकाउंट. जैसे फॉर एग्जांपल, आपने राम का अकाउंट बनाया, आपने श्याम का अकाउंट बनाया, बेटा सीता का अकाउंट बनाया, जो आपके हम कहते हैं बेटा डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, इन सबका आप अकाउंट बनाते हो. ये बेसिकली आपके कौन से होते हैं, नेचुरल पर्सन, क्योंकि दीज आर द पीपल विद ब्लड एंड बोन्स. तो ये सारे बच्चा वो इंसान है जो आपके कौन से कहलाएंगे, ये सारे कहलाएंगे नेचुरल पर्सन अकाउंट. हाँ जी बच्चों, इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है. नेक्स्ट, आर्टिफिशियल पर्सन. लिखिए, दिस अकाउंट
रिलेट्स टू कंपनीज। आपने अगर कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी होगी, क्या लिखा जाता है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। लिखता है ना बेटा? कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, जिसको कानून बनाता है। तो जो कंपनीज होती हैं, याद रखना, वो हमेशा एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, इसको लॉ बनाता है। तो हमेशा याद रखेंगे बेटा, आर्टिफिशियल पर्सन सारी कौन सी? कंपनीज। ठीक है, जिनका ब्लड बोन्स नहीं होता बट उनको पर्सन मानते हैं। आपने अगर सपोज कर लो, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी का नाम लिखा बेटा, रिलायंस। अब मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं। रिलायंस एक आर्टिफिशियल पर्सन है, मुकेश अंबानी नेचुरल पर्सन है। अब मुझे एक बात बताओ, कल को अगर आपने रिलायंस पे केस करना है तो आप मुकेश अंबानी पे केस करोगे कि रिलायंस पे करोगे? रिलायंस पे करेंगे, मुकेश अंबानी पे केस नहीं करेंगे हम लोग, राइट? क्योंकि जो मुकेश अंबानी भैया वो अलग बंदा है, रिलायंस अलग बंदा है। फॉर एग्जाम्पल टाटा, भाई साहब ये कंपनी है, ये अलग एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अकाउंटिंग में इसकी जगह अलग होती है। याद रखना, अकाउंट्स हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, ना कि हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं बच्चा कभी भी बंदे के हिसाब से। किसके हिसाब से? कंपनी के हिसाब से बनाया जाता है। अच्छा, फिर एक फंडा बहुत अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। चलो, अब ये क्या होता है? दिस अकाउंट represents other persons। ये जो अकाउंट होता है बच्चा, याद रखेंगे, ये दूसरे बंदे रिप्रेजेंट करता है। ये अकाउंट क्या करेगा? ये अकाउंट दूसरे बंदे रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल सी बात करते हैं, जितने भी आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं, एग्जाम्पल ले लो बेटा, जितने भी आउटस्टैंडिंग खर्चे होते हैं, आउटस्टैंडिंग समझते हो? अक्रूड, सारे के सारे अक्रूड खर्चे जो अपने पैसा देना है, लाइक आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये सब क्या होता है? ये सारे के सारे हमेशा हमारे रिप्रेजेंट करते हैं किसी थर्ड पार्टी को। सैलरी मैंने किसको देनी होती है? एम्प्लॉय को। याद रखना, सैलरी अगर अकेला लिखा हो तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल नहीं है, बट अगर आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है? कि बंदे को जिसको हमने सैलरी देनी है। इज दिस क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, आपने टर्म सुनी हुई है प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस में जो खर्चे दे दिए। फॉर एग्जाम्पल अक्रूड इनकम्स, कोई पैसा अगर आपने किसी से लेना है, वो क्या हो गया भाई? अक्रूड इनकम। यू हैव टू टेक दिस मनी फ्रॉम समवन। आपने ये पैसा किसी से लेना है तो वो क्या हो गया भाई? अक्रूड इनकम। फिर मान लीजिए इनकम अगर एडवांस में आ गई, इनकम अगर एडवांस में आ गई तो ये बेसिकली क्या हो गया बच्चा? ये हो गया सारा का सारा आपके पास रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, बिकॉज ये किसी अदर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट, रियल अकाउंट क्या होता है? लिखिए, दिस अकाउंट रिलेट्स टू एसेट्स और थिंग्स। ये अकाउंट याद रखेंगे हमेशा किससे रिलेट करता है? चीजों से। ये एसेट्स या थिंग्स से रिलेट करता है। सो एनी सॉर्ट ऑफ अकाउंट विच रिलेट्स टू एसेट्स और थिंग्स, यू नो व्हाट एसेट्स? आपकी प्रॉपर्टी, जो आपका एसेट होता है भाई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं भाई, ध्यान से देखिएगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग आपका एसेट होता है। कैश, कैश आपका एसेट होता है। आपका मोटर व्हीकल या गाड़ी, यह आपका एसेट होता है। तो ये जो सारे अकाउंट्स होते हैं, याद रखेंगे, ये सारे अकाउंट्स बेसिकली रियल अकाउंट होते हैं। अच्छा,
फिर एक सवाल उठता है, सर नॉमिनल क्या होता है? दिस अकाउंट रिलेट्स टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स। ये जो अकाउंट है बेटा, सारे के सारे खर्चे, नुकसान, इनकम्स और गेन्स के साथ रिलेट करता है। तो सारे बच्चे अच्छे से दिमाग में रखना। जैसे मान लो अगर मैं कहता हूं सैलरी, हां जी दोस्तों, सैलरी कौन सा अकाउंट है? सैलरी नॉमिनल है। अच्छा एक मिनट, अगर वर्ड आ गया आउटस्टैंडिंग सैलरी, कौन सा अकाउंट है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये बात दिमाग में रखना, दोनों वर्ड में फर्क पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल रेंट, ये नॉमिनल अकाउंट है, बट अगर मैं वर्ड यूज करूं प्रीपेड रेंट, ये कौन सा हो गया? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दोनों में फर्क है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए भाई, लेट्स से कमीशन रिसीव्ड, अगर मैं वर्ड यूज करता हूं कमीशन रिसीव्ड, तो बेटा वो नॉमिनल है, इनकम है। अच्छा अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में चला जाता है। तो ये थोड़ा दोनों में डिफरेंस होता है, आपको दिमाग में रखना है। ओके गाइज, एवरीबडी इज क्लियर? ठीक है, किसी बच्चे को डाउट होगा तो बच्चा प्लीज बता देना। ये आपके सारे के सारे अकाउंट्स हैं। अच्छा अब पहले बिफोर वी स्टार्टअप, हमें ना पहले ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमारी आइटम्स पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है। तो मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं भाई, मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा विद एग्जांपल्स टेबल बनाऊंगा। आपको पहले ये चीज क्लियर करते हैं कि हमारी चीजें पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। लेट्स से पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। अच्छा पर्सनल के अंदर हम लोग खुद क्लासिफाई करेंगे। अगर नेचुरल पर्सन होगा तो मैं वर्ड यूज करूंगा बेटा एनपी। एनपी क्या यूज होगा? नेचुरल पर्सन। ठीक है, अगर सपोज कर लो बच्चा आपके पास आर्टिफिशियल पर्सन, तो एपी। और अगर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा तो मैं वर्ड क्या लिखूंगा? आरपी। याद रखना, ठीक है। चलिए अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं, बच्चों से पूछूंगा एक एक करके, जिससे पूछूंगा भाई वही बताना, बाकी लोगों को होशियारी मत मानना। ठीक है, चलिए एक काम करते, इससे आप लोगों को थोड़ा टेस्टिंग भी हो जाएगा कि आप लोगों को कितना आता है। तो एक आपका टेस्ट हो जाएगा, सपोज कर लीजिए कि हम लोग को कितना आता है। हाँ जी शुरू करें? चलिए भाई स्टार्ट करते हैं इधर से। हाँ जी दोस्त, आप बताएंगे ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है? रियल, नॉमिनल, पर्सनल? कौन सा? पर्सनल अकाउंट है। अच्छा अगर पर्सनल है तो बेटा साथ में ये बताना है नेचुरल पर्सन है, आर्टिफिशियल है कि अपना रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है? नेचुरल पर्सन, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। ड्राइंग्स हमेशा नेचुरल पर्सन अकाउंट होगा। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि ड्राइंग होता है ओनर, ओनर को रिप्रेजेंट करता बेटा ड्राइंग्स। याद रखना, जितने लोगों को ये चीजों की नॉलेज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ जी दोस्त आपकी बारी। लेट्स से कैश, क्या बोलते हो बेटा? कैश कौन सा अकाउंट होना चाहिए? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? रियल। ओके गुड, कैश इज अ रियल अकाउंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बेटा कैश इज अ थिंग, इट्स एन एसेट। ठीक है, याद रखना कोई भी नॉन लिविंग थिंग होती है ना, कोई भी नॉन लिविंग थिंग, वो आपका एसेट बन जाता है। तो भाई वो हमेशा कौन सा अकाउंट होता है? वो हमेशा आपका बन जाता है रियल अकाउंट। ओके हाँ जी इधर आ जाइए भाई। लेट्स से दोस्त अपने पास आ गया अकाउंट बैंक। हाँ जी बैंक रियल। अब देखो मेरा एक दोस्त यहां, क्या नाम है सर अपना? प्रणव जी, आप गलत हो गए यहां पर। आपको मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं क्यों। मेरे भाई बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट एंड बैंक कैन बी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। मैं बताता हूं क्यों, रीजन सुनो। जब आप बैंक में जाते हो अकाउंट खुलवाने के लिए, आप क्या बोलते हो? भैया मेरे फर्नीचर का अकाउंट खोल दे। बैंक में अकाउंट खुलता है बंदे के नाम का या कंपनी के नाम का? आर यू अंडरस्टैंडिंग? बंदे के नाम का अकाउंट खुलना मतलब नेचुरल पर्सन,
एंड मेरे भाई कंपनी के नाम का अकाउंट खुलना मतलब आर्टिफिशियल पर्सन। तो बैंक कैन बी एनी ऑफ द अकाउंट, इट कैन बी नॉमिनल और सॉरी इट कैन बी नेचुरल पर्सन और इट कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट अक्रूड। हाँ जी भाई, कौन सा पर्सन में आपको कैटेगरी बतानी? हाँ जी, आरपी। ओके, आरपी बिल्कुल सही बेटा, आपके पास आरपी की कैटेगरी में चला जाएगा। जिसके साथ भी अक्रूड लिखा है वो ऑटोमेटिकली किसकी कैटेगरी में चला गया? आरपी। हाँ जी मेरे भाई, आपकी बारी। डिस्काउंट अलाउड, नॉमिनल, गुड, क्योंकि वो खर्चा होता है। याद रखो, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल में क्यों जा रहा है? बिकॉज वो खर्चा होता है। तो पहले हम लोग को जब तक ये क्लासिफाई करना नहीं ना आता, हम लोग आगे अकाउंट्स कर ही नहीं सकते। चलो बच्चा, आपकी बारी। शुक्ला जी आप लिखिए बेटा, आप बताइए मुझे यहां पर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कैपिटल। हाँ जी, कैपिटल आप कह रहे रियल। शुक्ला जी आपका बेस खराब है। कैपिटल बेटा ओनर लाता है। कैपिटल किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। तो इट कैन बी नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, ओनर कैन बी ए कंपनी, ओनर कैन बी ए बंदा। अच्छा जी, हाँ जी बच्चा आप बताएंगे। नेक्स्ट, कमीशन, नॉमिनल। अच्छा एक बात सर आपसे पूछना चाहूंगा, बच्चे बताना, अगर वर्ड लिखा खाली कमीशन, उसको पेड मानते हैं कि रिसीव मानते हैं? ये पता आप लोग को? अगर अकेला कमीशन लिखा है, डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं पता आपको, तो कमीशन क्या मानते हो, रिसीव की पेड? थोड़ा सा अनश्योर सी आवाज है आप लोग। देखो यही चीज टेस्ट करनी है। ढक्कन यस उसको पेड मानते हैं, आधे लोग रिसीव कह रहे थे। याद रखो ये सब बातें, कुछ ना मेंशन हो कमीशन का, डेबिट क्रेडिट ना हो, कमीशन हमेशा पेड होती है। अब आधी जनता क्या अनश्योर सी है कि सर पता नहीं क्या होगा। हमेशा याद रखो बेटा, कमीशन के साथ कुछ ना मेंशन हो, पेड होता है, एंड ऑब्वियसली वो नॉमिनल है। वो ऑब्वियस ही बात होगी भाई साहब, वो क्या हो गया? नॉमिनल। चलिए बेटा आपकी बारी। लेट्स से डिस्काउंट रिसीव्ड, नॉमिनल, इनकम हो गई। अच्छा अब यहीं पे बच्चा एक टर्म आ गई, आपकी बारी सर। ट्रेड डिस्काउंट। हाँ जी, एक तो डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, एक ट्रेड डिस्काउंट हुआ। रियल, नॉमिनल, पर्सनल? हाँ जी पर्सनल। एक दोस्त बोल रहा पर्सनल। कितने बच्चे इस आंसर से एग्री करते हैं, या कोई और आंसर आप लोगों के पास? वेरी गुड। ट्रेड डिस्काउंट इज नाइदर पर्सनल नॉर नॉमिनल नॉर रियल। वेरी गुड बच्चा, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन बुक्स। अब सुनो, इस पे लगाओ हैश और साइड पे लिखो एक नोट, जो कि बहुत जरूरी है। अब देखो बहुत सारे बेसिक्स आप लोग आज सीखने वाले हो, जो आप लोगों का +1 में होता क्या। देखो तुम्हारी गलती नहीं है, +1 में क्या, तुम 10th के बाद ना नए नए +1 में आते हैं और एकदम से जवानी का जोश चढ़ता है, और हमें ना बड़ा सारा कुछ अच्छा अच्छा नजर आना शुरू हो जाता है कि हम +1 में आ गए। अच्छा फिर +1 को आधी जनता नॉन सीरियस क्लास लेके चलती है। टीचर बेचारा बेसिक पढ़ा रहा होता है, तो पहले 6 महीने लग जाते हैं अपने आप को तैयार करने में कि हमने पढ़ना है। 6 महीने के बाद जब अपनी नींद खुलती है, तब तो फाइनल एग्जाम आ जाते हैं। जैसे तैसे करके हम +1 निकाल लेते हैं और बेस हमारा उड़ जाता है। तो ये जो बच्चे बोल रहे हैं ना बेटा, जिनका बेस नहीं है, इसीलिए मैं सीए के क्लास में पहले ये बेस करवाता हूं। देखो डिस्काउंट हमेशा 2 प्रकार का होता है, पहले बात को समझो।
एक होता है कैश डिस्काउंट, एक होता है भाई ट्रेड डिस्काउंट। इसको ना साथ वाले पेज पे लिख लो, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। इसमें कहानी क्या होती है, मैं इसको आगे से लिखूंगा सीडी। याद रखना नोट्स में कभी वर्ड यूज होगा सीडी, वो क्या होगा, कैश डिस्काउंट। मैं थोड़ी एब्रीवेशन यूज करता हूं बेटा नोट्स में। कभी वर्ड होगा टीडी, टीडी का मतलब क्या होता है भाई साहब, ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट allowed or received on prompt payment or receipt। अब मैं छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं। कैश डिस्काउंट जो है बेटा, वो आपके पास एक ऐसा डिस्काउंट होता है जो प्रॉम्प्ट पेमेंट या रिसीव पर आता है। सर प्रॉम्प्ट पेमेंट और रिसीव का मतलब, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल इसमें दूंगा। फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए मैंने इस भाई साहब को बोला, मैंने कहा भाई देख मैंने तुझे गुड्स बेचे, पैसे कब देगा? बोलता सर 2 महीने बाद दूंगा। अच्छा अभी 1 महीना बीता, ये आ गया, कहता सर देखो मैं 1 महीने के बाद पैसे देने को तैयार हूं, पैसे आपको जल्दी मिल रहे हैं, बताओ आप क्या डिस्काउंट दोगे? तो मैं उसको बोलता ठीक है, तो एक काम कर, तू मुझे प्रॉम्प्ट पेमेंट कर रहा है। प्रॉम्प्ट मतलब हो गया बेटा टाइम के पहले तू पेमेंट कर रहा है, या तू एकदम एग्जैक्टली सही टाइम पे पेमेंट कर रहा है, तो मैं तुझे कैश डिस्काउंट दूंगा। तो कैश डिस्काउंट आमतौर पे या तो अलाउ किया जाता है या रिसीव किया जाता है, बिकॉज उसके पैसे को बेस्ड होता है, मनी पे बेस्ड होता है। पैसा आ रहा है जल्दी या पैसा आप दे रहे हो जल्दी, तो आपको या तो डिस्काउंट मिलता है या आप डिस्काउंट रिसीव करते हो। बट हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। ट्रेड डिस्काउंट इज अ डिस्काउंट generally allowed or allowed or received on, याद रखना, बल्क क्वांटिटी। मतलब इसमें फंडा क्या होता है यार, बल्क क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? सपोज कर लो आप कभी मॉल में गए शॉपिंग करने के लिए, देखा नहीं होता भैया तू 2 कपड़े लेगा तो एक टी शर्ट साथ में फ्री, 2+1 का ऑफर चल रहा है। मतलब तू जितनी क्वांटिटी बढ़ाएगा, तू 3 टी शर्ट लेगा तो 2 फ्री, ऐसा होता है ना। तो आप जितनी क्वांटिटी बढ़ाओगे वो क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट होता है, उसको ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। तो ट्रेड डिस्काउंट इज ऑलवेज अ क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट, जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना आपको डिस्काउंट मिलेगा। अब इसमें जो मेजर बात है बेटा, एक तो ये पॉइंट आ गया। अब जो मेजर बात आपको समझनी ना, वो क्या समझनी है, समझो। कैश डिस्काउंट is debited or credited in books। आई थिंक एवरीवन नोस, अगर अलाउड होगा तो डेबिट करेंगे बिकॉज खर्चा है। जैसे डिस्काउंट अलाउड होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, डिस्काउंट रिसीव को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शोन इन द बुक्स। ट्रेड डिस्काउंट को किताबों में दिखाते नहीं है, ओनली इट्स अमाउंट इज डिडक्टेड। तो ट्रेड डिस्काउंट में क्या करते हैं बेटा, उसका खाली अमाउंट माइनस कर देते हैं। तो ये थोड़ी बेसिक टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। सर अमाउंट कैसे माइनस करते हैं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने गुड्स बेचे ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट।
तो क्या करते हैं बच्चा, जो आप सेल दिखाते हो ना किताबों में सेल, वो 10,000 में से 10% माइनस करने के बाद आप सेल सीधा 9,000 ही दिखाते हो। मतलब आपने सेल कितनी दिखानी, सीधा 9,000 रुपया, बात ही खत्म। तो आप क्वेश्चन में जब आप करोगे तो आप सीधा सेल दिखाओगे 9,000, बात ही खत्म हो गई। तो ट्रेड डिस्काउंट को किताबों में शो नहीं करना, ना डेबिट करना ना क्रेडिट करना है। कैश डिस्काउंट को करते हैं, बट ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर डेबिटेड और नॉट क्रेडिटेड। इज दिस क्लियर? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं पड़ा यहां तक? ठीक है, चलिए एक हमने अच्छा पॉइंट डिस्कस कर लिया। ये हटा दूं, कोई नोट तो नहीं कर रहा? डन हो गया? ओके, चलिए अब आते हैं 10th पॉइंट पे। हाँ जी, किसकी बारी थी? आपकी? ठीक है, आगे सुनते हैं। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल सैलरीज, सैलरीज पर्सनल अकाउंट। बेटा सैलरी नॉमिनल होता है, खर्चा है, ठीक है। सैलरी हमेशा बिजनेस के लिए खर्चा होता है, नॉमिनल होता है बेटा वो। अच्छा, अब अगर वर्ड चेंज करा, हाँ जी बच्चा जी आपकी बारी। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, यस इट्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो बच्चों को बेटा यही चीजों में पहले डिफरेंस पता होना चाहिए। यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। चलो बच्चा आपकी बारी। हाँ जी, स्टार्टिंग विद यू। नेक्स्ट, लेट्स से रेंट रिसीव्ड इन एडवांस। आपको एडवांस में रेंट आ गया बेटा, यस गुड, इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। एनी इनकम और एक्सपेंस रिसीव्ड इन एडवांस इज योर आरपी। हाँ जी बच्चा आपकी बारी। लेट्स से वी यूज अ टर्म डेप्रीसिएशन। नॉमिनल, गुड, बिकॉज नॉमिनल बेटा क्यों? बिकॉज डेप्रीसिएशन एक खर्चा होता है। आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट इज डेप्रीसिएशन। ठीक है, चलो बच्चा नेक्स्ट आपकी बारी। पेटेंट्स, पेटेंट क्या हो गया? नॉमिनल। बेटा पेटेंट्स क्या होता है, उसका मीनिंग मालूम है पहले आपको? पहले ये बताओ मुझे आप, पेटेंट का मीनिंग पता है? सपोज कर लो मैंने कोई आविष्कार करा, इन्वेंशन करी, और मैंने उसका पेटेंट अपने नाम पे करवा लिया, मतलब उसको अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया, उसको हम लोग पेटेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गई? तो पेटेंट हमेशा हमारा एसेट होता है। अब किसी और बंदे ने अगर उसको यूज करना है ना, तो उसको मेरे से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड एज पेटेंट, राइट? सो पेटेंट इज योर एसेट। हाँ जी, बिल्डिंग, बिल्डिंग रियल अकाउंट है। प्लांट एंड मशीनरी रियल अकाउंट हो गया, ठीक है। चलो मेरे भाई आपकी बारी, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं बिल्डिंग
अंडर कंस्ट्रक्शन, एक बिल्डिंग है जो कि बन रही है, पूरी बनी नहीं। नॉमिनल क्यों मेरे भाई, नॉमिनल क्यों? एनीवन कैन करेक्ट हिम। हाँ जी, एक्सपेंस है, मतलब आपके हिसाब से भी नॉमिनल होता है। ओके, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब अभी बिल्डिंग बन रही है, आधी बनी आधी बननी बाकी है। बेटा याद रखो, बिल्डिंग तुम्हारी आधी भी बनी हो ना तब भी वो रियल होता है। बेटा है तो तुम्हारा एसेट ही। मान लो तुम्हारे 4 फ्लोर है बिल्डिंग के, 2 बने 2 रहते हैं, तो भाई आधे भी तो एसेट ही होंगे ना। तो कोई चीज एसेट या नॉन लिविंग थिंग के अंदर आती है, याद रखो वो रियल में जाती है। अच्छा, अमोर्टाइजेशन। हाँ जी दोस्त, आपकी बारी। अमोर्टाइजेशन, आपको अमोर्टाइजेशन का मतलब मालूम है? राइट ऑफ करना। किसको राइट ऑफ करना? गुडविल को। एग्रीड। आप लोगों को एक सिंपल सा फंडा बताता हूं बेटा, फिक्स्ड एसेट की जब वैल्यू डिक्रीज करते हैं ना हम लोग, हम उसे डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बट जब हम लोग इनटैंजिबल एसेट की वैल्यू को कम करते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। हाँ जी, अब आपके हिसाब से बेटा ये क्या होना चाहिए? नॉमिनल, क्योंकि एक हिसाब से ये बिजनेस का नुकसान है। बेटा ये बिजनेस का नुकसान है। चलो मेरे भाई आपकी बारी। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। हाँ जी, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। पहले आपको पता ही होता क्या है? आपने सीए करनी है, इंटर जब क्लियर करते हो, आपको पता है आप आर्टिकलशिप के लिए किसी सीए के अंदर काम करते हो, ये बात मालूम है? सारे बच्चों को पता है बेटा, जब हम इंटर क्लियर कर लेते हैं भैया हम लोग आर्टिकलशिप के लिए किसी सीए के अंदर काम करते हैं। अब वो सीए के अंदर काम करते हैं, सीए आपको स्टाइपेंड देता है, मतलब आपको काम भी सिखाता है और आपको थोड़े से पैसे भी देता है। उस प्रीमियम को हम कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रीमियम। दैट मींस वी आर अंडर ट्रेनिंग बट वी आर रिसीविंग समथिंग। अब बताओ ये क्या हुआ आपका? नॉमिनल बिकॉज इट्स योर इनकम। ये इनकम होती है बच्चा हमारी, याद रखना, नॉमिनल बन जाता है। रॉयल्टी, रॉयल्टी वर्ड का मतलब पता बेटा? नहीं। सपोज आप एक ऑथर हो, आपने किताब लिखी, अब आपने किताब लिखी, पब्लिशिंग हाउस को आपने अधिकार दे दिया कि हां जी आप मेरी किताब मेरे बदले मार्केट में बेचोगे और जितनी किताब बिकेगी उसका एक परसेंटेज आप मुझे दोगे। उसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी। अब जनरली रॉयल्टी के साथ कुछ ना लिखा हो तो आपके पास वो रॉयल्टी हमेशा क्या मानी जाती है कि आप क्या कर रहे हो? पे कर रहे हो। बिजनेस के लिए क्या हो गया? ये खर्चा, खर्चा है तो क्या हो जाएगा बच्चा? नॉमिनल। ये सारी टर्म्स को दिमाग में रखते जाना। ओके, हाँ जी, वेजेस नॉमिनल। अच्छा, कोई बच्चा मुझे वेजेस और सैलरी के बीच में डिफरेंस बता सकता है? हाँ जी, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं बेटा, हम वेजेस भी मंथली बेसिस पे दे सकते हैं। यस, नाउ दिस इज द करेक्ट पॉइंट। जो मजदूरी, हिंदी में वर्ड सुना है मजदूरी? अगर सपोज कर लो जो लेबर होता है फैक्ट्री के अंदर, हम उसको कोई पैसे देते हैं मजदूरी, उसे कहते हैं वेजेस। और जो क्लेरिकल स्टाफ ऑफिस में होता है, हम जब उसको पैसे देते हैं उसे कहते हैं बेटा हम लोग सैलरीज।
दोनों में फर्क है। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, अल्टीमेटली बेटा वेजेस हो या सैलरी हो, है तो बिजनेस के लिए खर्चा। हाँ जी बोलो भाई। बेटा देखो, जो ऑफिस में साफ सफाई कराने वाला बंदा होता है ना, तो ऑफिस के सारे साफ सफाई वाले को हम क्लीनिंग एक्सपेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्लीनिंग एक्सपेंस। ओके, हाँ जी बच्चा, आपकी बारी। नेक्स्ट, लेट्स से अक्रूड कमीशन। हाँ जी, आरपी, गुड, इट इज आरपी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर वर्ड लिखा है अक्रूड कमीशन, साथ में डेबिट और क्रेडिट कुछ नहीं लिखा, अब बताओ ये कमीशन मिलने वाली है कि देने वाली है? थोड़े से यार बड़े अनश्योर से आंसर है, तुम लोग कॉन्फिडेंस में नहीं हो। ये मिलने वाली है, याद रखना। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, यह भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता, इसका भी साथ वाले पेज पे नोट लिखो बेटा। अक्रूड कमीशन, यह वर्ड लिखा हो अक्रूड इंटरेस्ट, तो जनरली क्या होता है? इफ नो इंफॉर्मेशन is given, then it is receivable। accrued commission और इंटरेस्ट, कोई इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, ये बेसिकली क्या होता है भाई? रिसीवेबल। ये हमेशा कौन सा होता है बच्चा? रिसीवेबल। मतलब ये पैसा वो है जो आपको मिलने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर वर्ड लिखा है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, तो ये बेसिकली कौन सा होता है? इफ नो इंफॉर्मेशन is given, then it is payable। तो ये थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं, अक्रूड और आउटस्टैंडिंग वर्ड में डिफरेंस आता होता है। अच्छा देखो, नॉर्मली इनके साथ डेबिट और क्रेडिट लिखा होता है, बट अगर कुछ ना लिखा हो तो याद रखो, अक्रूड कमीशन और इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है? मिलने वाला। और आउटस्टैंडिंग वर्ड लिखा हो तो जनरली क्या होता है बेटा? देने वाला। इज दिस क्लियर? कम ऑन गाइस, इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है जी, किसकी बारी आ गई बेटा? ये हो गया, आप आ जाओ बच्चा 23rd। इधर सुनो, नेक्स्ट, इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन। कोई लोन है, उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट देना है। आरपी, एग्जैक्टली, क्योंकि जो इंटरेस्ट देना है बेटा वो आउटस्टैंडिंग हो गया, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। हाँ जी बच्चा, अब आपकी बारी। अगर सपोज मैं कहता हूं सिर्फ लोन है, सपोज ऐसे करते, चलो मैंने लोन बोरो करा है, ये बताओ मैंने लोन बोरो करा बेटा, लोन मांगा है, लोन मैंने मांगा तो नॉमिनल, श्योर बेटा? आप लोन मांगते हो, एक मिनट, ये टेबल है, टेबल मुझे लोन दियो बेटा, टेबल, ऐसा कर सकते हो? कैलकुलेटर, भैया लोन दे मेरे को, ऐसा कर सकते हो बहन? तो फिर कैसे किसी बंदे से लोन मांगोगे? बैंक से मांगोगे? कंपनी से मांगोगे? बाहर अपने एक्टिवा के सामने खड़े हो जाओ, लोन दे, देगा लोन? वो नहीं देगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है बेटा, लोन जब हम बोरो करते हैं वो हमेशा किसी बंदे से करते हैं, तो वो नॉर्मली क्या होता है? नेचुरल पर्सन हो सकता है, या वो इसी तरीके से। अब अगला वाला आपको समझ में आ जाएगा, लोन एडवांस्ड।
आपने किसी को लोन दिया, हां जी, सेम, हां जी, एनपी या एपी हो जाएगा। रीजन, आप किसी बंदे को लोन दोगे या कंपनी को लोन दोगे। इज दिस क्लियर? थोड़ा सा इन सब बातों पे ना अपने को श्योरिटी होनी चाहिए, बेसिक चैप्टर्स पहले क्लियर होने चाहिए। हाँ जी दोस्त, आपकी बारी। नेक्स्ट, प्रीपेड सैलरी, नॉमिनल, रियल, बट इट इज आरपी। प्रीपेड सैलरी मेरे भाई एसेट में शो करते हैं, मैं आपकी बात मानता हूं, बट अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सन है। किसी भी वर्ड के साथ याद रखो, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, एडवांस, प्रीपेड, ऐसा कुछ लिखा हो किसी भी खर्चे के साथ, वो हमेशा क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ठीक है, ये गलती नहीं करनी हम लोगों ने। हाँ जी काका जी, आपकी बारी। पूरा लिखने दो भाई। प्लांट एंड मशीनरी अंडर इंस्टॉलेशन, रियली होगा, एग्जैक्टली। मशीनरी अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो तब भी वो एसेट ही बनेगा भाई आपका, तब भी वो रियल होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आ जाओ बेटा पिछली सीट पे। हाँ जी, इन्वेंट्री मेरे दोस्त, इन्वेंट्री क्या होती है बताओ। नहीं नहीं, उनसे पूछ रहा हूं सिद्धार्थ साहब। हाँ जी, नहीं होता क्या इन्वेंट्री? नहीं, इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या होता है बेटा जो कॉमनली यूज होता है? स्टॉक, ये पूछ रहा हूं। आएगा वो रियल? इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ। हाँ जी काका जी, आपकी बारी। अब अगर मैं थोड़ा टर्म को चेंज कर दूं, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। हाँ जी, रॉ मटेरियल वर्ड डाल दिया। आपको पता है इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल क्या होता है? मान लो आप शर्ट बनाते हो, कपड़ा रॉ मटेरियल आपके लिए, ठीक है। अब बताओ ये क्या है? एसिड ही होता है, याद रखना। तो इनसे वर्ड नहीं चेंज होता कभी भी, ये एसिड ही रहता है, ठीक है। हाँ जी बच्चा, लास्ट में आ जाइए। तो ये बेसिकली एसिड ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा कुछ भी इसके अंदर, राइट। अच्छा, नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लीजिए अगर मैं आपसे पूछता हूं, लेट्स से स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स, रियली होगा। ये पता है क्या है? आपने टर्म्स नहीं होगी, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स। तो कंफ्यूज नहीं होना ऐसे नाम को सुन के, राइट। हाँ जी बच्चा, आप बताइए। टूल्स, जो बिजनेस में आप औजार यूज करते हैं, रियल अकाउंट। स्पेयर पार्ट्स, रियल अकाउंट, एग्जैक्टली। जो आपके स्पेयर पार्ट्स होते हैं बिजनेस में, वो सारे कौन से अकाउंट में चले जाते हैं? रियल अकाउंट में। हाँ जी बच्चा, आप बताइए। नेक्स्ट, आपकी बारी बच्चा। गुडविल, गुडविल नॉमिनल, गुडविल आपका एसेट होता है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गुडविल बेटा? रेपुटेशन जो कस्टमर बनाता है,
तो गुडविल आपका रियल अकाउंट होता है, इट इज नॉट नॉमिनल। ठीक है, एसेट होता है। हाँ जी बच्चा आप बताएं। परचेजेस, यस, परचेजेस बिजनेस का खर्चा होता है। अच्छा सुनो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर परचेज का मतलब होता है गुड्स परचेज करना, तो उसको रियल मान लो। परचेजेस वर्ड इटसेल्फ रिप्रेजेंट नॉमिनल। ठीक है, हाँ जी बच्चा, इसी तरीके से परचेज रिटर्न लास्ट में नॉमिनल, सेम ये नॉमिनल ट्रीटमेंट ही होगा इसका। अब पहले बेटा मुझे सारे बच्चे बताओ, हाँ जी ऑनलाइन में जितने बच्चे बैठे हो, एवरीबडी इज क्लियर बेटा? करण, स्नेहा, रायना, लवेश, दिया, कृष्णा, दमन, एवरीबडी इज क्लियर बेटा? अपने थम्स अप करो जितने ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, सारा कुछ क्लियर है कि नहीं? हाँ जी बच्चा, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर है? कोई डाउट है? तुम लोग को बेटा आज की क्लास में ये बेसिक कवर होना चाहिए कि हमारा रियल क्या है, नॉमिनल क्या है, पर्सनल क्या है। आई थिंक एवरीवन इज क्लियर विद दिस। पक्का? ठीक है, अभी भाई फर्स्ट डे है, यहां पे रोक रहा हूं, राइट? कल इसके क्लास को कंटिन्यू करेंगे एंड कल आप लोग एक मैथ्स की सेपरेट कॉपी लेकर आओगे। यू विल ब्रिंग अ मैथ्स सेपरेट कॉपी, राइट? थैंक यू।